हेलो एवरीवन। आज हम लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी करेंगे और ये जो थ्योरी है ये मुद्रा की मांग से संबंधित और ब्याज की दर के निर्धारण से संबंधित है। तो ये जो सिद्धांत है तरलता अधिमान सिद्धांत या लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी, ये थ्योरी जो वो केन्स की देन है। तो केन्स ने बताया था कि भी लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी के माध्यम से कि ब्याज दर का निर्धारण किस प्रकार से होता है। तरलता अधिमान जो सिद्धांत है इस सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वो केन्स ने किया। केन्स की जो पुस्तक आई थी उसी पुस्तक के अंदर इन्होंने जो वो लिक्विडिटी प्रेफरेंस की बात की थी द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी के अंदर। तो उनके अनुसार जो ब्याज होता है वो मुद्रा की कीमत होती है। जिस प्रकार से कोई भी जो वस्तु होती है उस वस्तु की कीमत होती है, उसी प्रकार से मुद्रा जो है वो भी एक प्रकार से वस्तु है। और जब कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे वस्तु व्यक्ति को मुद्रा देता है तो उसके बदले में वो जो है एक पुरस्कार लेता है और उसके बदले में जो वो प्राप्त करता है वही जो है वो ब्याज है। तो इस प्रकार से ब्याज जो वो मुद्रा की कीमत है और जो ब्याज है उस ब्याज का निर्धारण जो होता है वो मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति के द्वारा किया जाता है। जहाँ पर मुद्रा की मांग और जो मुद्रा की सप्लाई है वो जो बराबर होगी वहाँ पर जो है ब्याज दर का निर्धारण होगा। अब इसके अंदर दो कॉन्सेप्ट आ गए, एक तो सप्लाई ऑफ मनी और दूसरा डिमांड फॉर मनी। अब ये जो सप्लाई ऑफ मनी है, ये सप्लाई ऑफ मनी या तो सरकार करती है, सरकार का जो केंद्रीय बैंक है वो करता है। तो सरकार या सरकार के जो अधिकार मौद्रिक अधिकारी है वो जो है मुद्रा की पूर्ति करते हैं। तो एक निश्चित समय के अंदर एक समय की जो अवधि है उस अवधि के अंदर जो है मुद्रा की पूर्ति स्थिर रहती है। तो अब हमारे पास में जो दूसरा कंपोनेंट बच गया ब्याज की दर के निर्धारण का, वह मुद्रा की मांग। तो जो मुद्रा की मांग है वो तरलता अधिमान पर निर्भर करती है, लिक्विडिटी प्रेफरेंस पर निर्भर करती है। अब तरलता अधिमान का मतलब क्या है, पहले आप ये जानते हैं। तरलता अधिमान का अर्थ है कि मुद्रा की नगद मात्रा कि कोई भी व्यक्ति जो होता है उस व्यक्ति के पास में जो परिसंपत्तियां होती है, उसके पास में जो परिसंपत्तियां होती है उन परिसंपत्तियों का कितना हिस्सा जो है एक व्यक्ति नगद रूप में अपने पास रखना चाहता है। तो जो कुल मुद्रा की मात्रा कुल परिसंपत्तियों की मात्रा है उसका जो हिस्सा एक व्यक्ति अपने पास नगद रूप में या मांग जमा के रूप में अपने पास रखना चाहता है उसे हम जो है मुद्रा की मात्रा या तरलता अधिमान कहते हैं। अब जो ब्याज की दर और जो तरलता अधिमान होता है उसके अंदर विपरीत संबंध होता है। विपरीत संबंध होने का मतलब क्या है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो उस अवस्था के अंदर जो है तरलता अधिमान कम होगा। क्योंकि तरलता अधिमान का मतलब क्या है, नगद। तरलता अधिमान का मतलब क्या है, नगद। तो जब ब्याज की दर अधिक है तो एक व्यक्ति अगर अपने पास नगद पैसा रखता है तो उसे उस ब्याज की दर का नुकसान होगा। क्योंकि अगर वो उसी पैसे को उधार देता, बैंक में जमा करवाता तो उसे जो है ब्याज प्राप्त होता। तो जब एक व्यक्ति को ऊंची ब्याज की दर प्राप्त होती है तो एक व्यक्ति अपने पास नकदी कम रखता है, इसका मतलब उसका तरलता अधिमान कम हो गया। और जब ब्याज की दर कम होती है तो एक व्यक्ति जो होता है अपने पास में जो है वो तरलता ज़्यादा रखना पसंद करता है। इसके पीछे कारण ये है कि जब एक व्यक्ति दूसरों को पैसा उधार देता है तो उधार देने के बाद उसको जब वो दोबारा से जो है मुद्रा के अंदर कन्वर्ट करता है या अपने पास वापस लेकर के आता है तो उसे कुछ जोखिम उठाना पड़ता है और कुछ उसका खर्चा भी आता है। जैसे अगर आप बैंक के अंदर पैसा जमा करवा रहे हैं या आप बॉन्ड्स के अंदर पैसा लगा रहे हैं तो उस अवस्था के अंदर जो शेयर और बॉन्ड्स होते हैं उनको दोबारा अगर आप नकदी में कन्वर्ट करते हैं तो कुछ जो है वो दलालों को फीस देनी पड़ती है, कुछ अन्य जो है खर्च व्यय होते हैं, जैसे कागज़ तैयार करवाने, कुछ अन्य प्रकार का खर्चा होता है। तो जब ब्याज की दर कम होती है, तो एक व्यक्ति को ऐसा लगता है कि अगर मैं उधार दूँगा, तो दोबारा अगर उसको मैं मुद्रा में कन्वर्ट करवाता हूँ, तो मुझे जो है जितना ब्याज प्राप्त होता है, उसके मुकाबले ज़्यादा जो है भुगतान करना पड़ेगा फ़ीस के रूप में। तो इस अवस्था के अंदर अगर ब्याज की दर कम है, तो एक व्यक्ति जो है वो अपने पास नकद मुद्रा ज़्यादा रखता है। तो अगर ब्याज की दर कम है तो तरलता अधिक होगी, तरलता अधिमान अधिक होगा, व्यक्ति अपने पास नकद ज़्यादा रखेगा। अगर ब्याज की दर अधिक है तो एक व्यक्ति अपने पास तरलता अधिमान कम रखेगा या नकद पैसा कम रखेगा और दूसरों को उधारें देगा या जो शेयर बॉन्ड्स है उनके अंदर जो है अपना पैसा लगाएगा। तो इस प्रकार से ब्याज जो होता है वो तरलता अधिमान के त्याग का पुरस्कार है। तरलता अधिमान का मतलब क्या है, नकदी।
कि जब हम नकदी त्यागते हैं, नकदी त्यागने का मतलब कि हमने शेयर बॉन्ड्स में लगाया, दूसरों को उधार दिया, तो उसके परिणाम स्वरूप, उस त्याग के परिणाम स्वरूप हमें पुरस्कार प्राप्त होता है। अब मुद्रा की मांग, केन जो है उसने अपने पुस्तक के अंदर मुद्रा की जो मांग थी उसके 3 उद्देश्य बताए थे, यानी एक व्यक्ति जो है मुद्रा की मांग 3 उद्देश्यों से करता है। पहला, लेन-देन उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग, मनी डिमांडेड फॉर ट्रांजैक्शन पर्पस, जिसको आप एमटी के माध्यम से दिखाएंगे। सावधानी उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग, जिसको हम जो है वो प्रिकॉशनरी डिमांड बोलते हैं, जिसको आप एमपी के माध्यम से दिखाएंगे। और छठा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग, मनी डिमांडेड फॉर स्पेक्युलेटिव पर्पज, जिसको आप एमएस के माध्यम से दिखाएंगे। तो क्योंकि कुल पूर्ति जो है मुद्रा की वो स्थिर है, तो ऐसे में अगर हम इन तीनों प्रकार की मांग को जोड़ ले तो हमारे पास में मुद्रा की कुल मांग आ जाएगी। और हमारे पास में पूर्ति जो वो दी गई है, कांस्टेंट है, क्योंकि पूर्ति जो बाह्य तत्व है, बाह्य तत्व होने का मतलब कि ये जो है सरकार के द्वारा निर्धारित की जाती है। इसका जो है मुद्रा की ये जो आर्थिक शक्तियाँ हैं या जो आर्थिक क्रियाएँ हैं उनका जो कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो अब हम एक-एक करके जो है इन तीनों प्रकार की जो माँग है उसको डिस्कस करते हैं। लेन-देन के उद्देश्य के लिए मुद्रा की माँग, एक व्यक्ति जो होता है उसे अपने दैनिक जीवन के अंदर बहुत सारी वस्तुओं और सेवाओं की आवश्यकता पड़ती है। तो उन वस्तुओं और सेवाओं को परचेज़ करने के लिए जो है एक व्यक्ति के पास में जो मुद्रा की तरल मात्रा होनी ज़रूरी है, कि अगर एक व्यक्ति के पास में नकद मुद्रा नहीं है तो एक व्यक्ति जो उन वस्तुओं और सेवाओं को परचेज़ नहीं कर सकता। अब जो ये नकद रखता है अपने पास में इन वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने के लिए, उसे हम जो है लेन-देन उद्देश्य के लिए तरलता अधिमान या लेन-देन उद्देश्य के लिए मुद्रा की माँग कहते हैं। तो जो लेन-देन के उद्देश्य के लिए मुद्रा की माँग है वो 3 तत्वों पर निर्भर करती है। पहला जो है आय का आकार, दूसरा आय प्राप्ति का अंतराल और तीसरा खर्च का ढंग। तो इनको अब आप एक-एक करके डिस्कस करते हैं। यदि आय का आकार अधिक है, कि एक व्यक्ति को जो है अधिक मात्रा के अंदर मुद्रा प्राप्त होती है, आय का अंतराल अधिक है, आय का अंतराल अधिक होने का मतलब एक व्यक्ति को 7 दिन के बाद में पेमेंट मिल रही है, दूसरा व्यक्ति जो उसको 1 महीने के बाद में पेमेंट मिल रही है और तीसरे का जो 6 महीने के बाद पेमेंट मिल रही है। तो इसमें आय का जो अंतराल है वो 6 महीने वाले में अधिक होता है, कि अगर आय का आकार अधिक है, आय का अंतराल ज़्यादा और कोई भी व्यक्ति व्यय ज़्यादा करता है, कि वस्तुएं और सेवाएं ज़्यादा परचेज करता है, तो उस अवस्था के अंदर लेन-देन के उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग ज़्यादा होगी। दूसरा, इसके विपरीत अगर एक व्यक्ति की आय का आकार कम है, उसे जल्दी-जल्दी से इनकम प्राप्त होती है, कि हफ्ते के अंदर उसको अगर इनकम प्राप्त हो जाती है तो उसे अपने पास में ज़्यादा नकद रखने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि उसको पता है कि हफ्ते वाले दिन तो उसको जो है आय प्राप्त हो ही जाएगी। तो उस अवस्था के अंदर वो जो है ज़्यादा नकद अपने पास नहीं रखता, जब दोबारा उसको इनकम प्राप्त होती है उस समय जो वो परचेज कर लेता है। लेकिन अगर एक व्यक्ति को 6 महीने में इनकम प्राप्त हो रही है तो उसे 6 महीने तक अपनी वस्तुएं और सेवाएं खरीदने के लिए मुद्रा अपने पास रखनी पड़ती है। और दूसरा, अगर एक व्यक्ति जो है व्यय कम करता है तो उस अवस्था के अंदर भी लेन-देन के उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग कम होगी। तो लेन-देन के लिए केंच ने ये माना कि जो लेन-देन उद्देश्य के लिए जो मुद्रा की मांग है, वो आय का फलन है। यानी एमटी, एमटी का मतलब मनी डिमांडेड फॉर ट्रांजैक्शन पर्पज इज ए फंक्शन ऑफ इनकम, कि लेन-देन के उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग जो होती है वो आय पर निर्भर करती है। आय के स्तर के अंदर जो परिवर्तन होता है उससे धनात्मक रूप से संबंधित होती है। अगर इनकम बढ़ेगी तो एमटी भी बढ़ेगी, अगर इनकम कम होगी तो एमटी है वो भी कम होगी, यानी लेन-देन के उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग है वो भी कम होगी। लेकिन केंच ने ये माना कि जो ब्याज की दर है वो लेन-देन के उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग को प्रभावित नहीं करती। तो अब हम इसको देखते हैं रेखा चित्र के माध्यम से। ओ एक्स अक्ष के ऊपर हमने ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी लिया है और ओ वाई के ऊपर हमने इनकम ली है। प्रारंभ में जब इनकम का लेवल ओ वाई है तो उस अवस्था के अंदर एक व्यक्ति जो ओ एम टी मुद्रा की मांग करता है, और जब इनकम बढ़ करके ओ वाई 1 हो जाती है तो उस अवस्था के अंदर मांग भी बढ़ करके एम टी 1 हो जाती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारे पास में जो एम टी कर्व है ये धनात्मक है। एम टी इज ए फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, सॉरी,
एमटी इज ए फंक्शन ऑफ इनकम, कि मुद्रा की जो ट्रांजैक्शन के लिए डिमांड है वो आय पर निर्भर करती है। जैसे मान लीजिए कि भी एक व्यक्ति की इनकम 100, 200, 300 है, और एमटी क्या है, अगर ये इसका जो है 70% अगर खर्च करता है तो यहाँ पर 70, यहाँ पर 140 और यहाँ पर 210। तो इस प्रकार हम पाते हैं कि भी जो जैसे जैसे इनकम में परिवर्तन होता है, बढ़ती है इनकम, उसी के अनुसार जो है वो लेन देन उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग है उसमें भी परिवर्तन होता है। लेकिन इसका जो है ब्याज दर के साथ में कोई संबंध नहीं है। अगर आप एमटी लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमने इधर जो इनकम ले ली, इधर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लिया, अब की बार यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है और यहाँ पर हम जो है एमटी लेते हैं, तो ब्याज की दर चाहे कुछ भी हो, ब्याज की दर आर है, R1 है या R2 है, ये जो लेन देन उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग है ये कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि ये ब्याज की दर पर तो निर्भर करती नहीं। ब्याज की दर में परिवर्तन चाहे कैसा भी हो, मुद्रा की मात्रा में कोई लेन देन उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इसका प्रभाव जो इनकम पर पड़ता है, इनकम के साथ ये पॉजिटिवली रिलेटेड है। इसके बाद है सावधानी उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग। हमें पता है कि भविष्य जो होता है अनिश्चित होता है और उसमें कभी भी एक व्यक्ति को जो है अचानक मुद्रा की आवश्यकता पड़ सकती है। उसको जो है किसी बीमारी की अवस्था के अंदर मुद्रा की आवश्यकता पड़ सकती है, कोई दुर्घटना होने पर मुद्रा की आवश्यकता पड़ती है, या अचानक जो है बेरोजगारी आ जाए तो उस अवस्था के अंदर भी, बेरोजगारी की अवस्था में उसकी इनकम नहीं होती तो भी उसे जो है मुद्रा की आवश्यकता पड़ सकती है। तो इस उद्देश्य के लिए एक व्यक्ति जो है इन विषम परिस्थितियों में अचानक जो है मुद्रा की आवश्यकता पड़ने पर अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए नकदी जो होता है अपने पास रखता है। इसे हम जो है सावधानी उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग कहते हैं। अब सावधानी उद्देश्य के लिए जो मुद्रा की मांग होती है वो भी जो है इनकम के ऊपर निर्भर करती है और इनकम के साथ में पॉजिटिवली रिलेटेड होती है। इनकम के बढ़ने पर एमपी, मनी डिमांडेड फॉर प्रिकॉशनरी पर्पज, बढ़ेगी, और अगर इनकम कम हो रही है तो एमपी है वो भी कमी, उसमें भी कमी होगी। लेकिन इसका भी ब्याज की दर के साथ कोई संबंध नहीं है, यानी ब्याज की दर में परिवर्तन होने पर एमपी के अंदर कोई परिवर्तन नहीं आता। तो इसको भी अपन जो है वो रेखा चित्र के माध्यम से देखते हैं। अब की बार हमने ओ एक्स अक्ष के ऊपर प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी लिया है और ओ वाई के ऊपर हमने इनकम ली है। प्रारंभ के अंदर इनकम ओ वाई है तो एमपी मुद्रा की मांग की जा रही है लेन देन सावधानी उद्देश्य के लिए। जब इनकम बढ़ करके ओ वाई 1 हो जाती है तो सावधानी उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग है वो भी बढ़ करके ओपी 1 हो जाती है। तो इस प्रकार अगर आप इन बिंदुओं को मिलाते हैं तो हमारे पास में ये जो है सावधानी उद्देश्य के लिए मुद्रा का मांग वक्र आ जाता है। लेकिन अगर आप इधर ब्याज की दर लेते हैं तो हमारे पास में ये जो एमपी है वो इस प्रकार का होगा। जैसे मान लीजिए हमने ब्याज दर ले ली, ये भी हमने ब्याज दर ले ली और ये भी हमने ब्याज दर ले ली, तो उस अवस्था के अंदर हमारे पास में एमपी जो वो ओ वाई के समानांतर रेखा होगी, क्योंकि ब्याज दर में होने वाले परिवर्तन के कारण मुद्रा की जो है सावधानी उद्देश्य के लिए मांग है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे ब्याज की दर जो है 5% है, 6% है और 3% है। अगर एमपी 100 है तो ये 100 ही रहेगी, क्योंकि ब्याज की दर में होने वाले परिवर्तन का एमपी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब इसके बाद है ब्याज के दर के संबंध का रेखा चित्र, कि अगर आप एमपी और एमटी का ब्याज की दर के साथ में संबंध देखते हैं तो उस अवस्था के अंदर रेखा चित्र कैसा होगा। तो ओ एक्स अक्ष के ऊपर हमने जो है वो सावधानी उद्देश्य के लिए और लेन देन उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग को लिया है और ओ वाई के ऊपर हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया है। जब ब्याज की दर ओ आर है तो उस अवस्था के अंदर एम वन जो है वो, एम वन क्या है, एम वन जो है एम पी और एम टी का जोड़ है, लेन देन के उद्देश्य के लिए और सावधानी उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग है ये। तो ये मांग जो है वो एम वन की जा रही है। जब ब्याज की दर बढ़ करके R1 हो जाती है तो उस अवस्था के अंदर भी ये जो है मुद्रा की मांग है वो सेम रहती है। तो इस प्रकार से ब्याज की दर अगर बढ़ी तो भी ये कांस्टेंट है, अगर ब्याज की दर कम हो जाएगी तो भी ये स्थिर रहेगी। तो इस प्रकार से एम टी प्लस एम पी जो कि कुल मुद्रा की मांग है जो दिखा रहा है लेन देन उद्देश्य के लिए और सावधानी उद्देश्य के लिए, इसका जो है ब्याज की दर के ऊपर कोई, ब्याज की दर में परिवर्तन से इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये जो वक्र है
मुद्रा का जो 2 भागों में हमने बाँट रखा है। एक तो जो है वो ब्याज की दर से संबंधित मुद्रा की माँग, दूसरा जो है वो आय से संबंधित मुद्रा की माँग। तो आय से संबंधित जो मुद्रा की माँग है यानी एमटी और एमपी, उसके ऊपर जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इस प्रकार से हमारे पास में ये जो है M1 इज इक्वल टू एम टी प्लस एम पी जे फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर आप इसको रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ संबंधित दिखाते हैं तो हमारे पास में ये वक्र आएगा। अगर आप इसी को इनकम के साथ संबंधित दिखाएंगे तो हमारे पास में ये वक्र आ जाएगा, इधर इनकम आ जाएगी। अब सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग। सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग जो ये भी केन्ज के द्वारा दी गई धारणा है कि अब बॉन्ड्स आदि वित्तीय परिसंपत्तियों में निवेश के लिए मांग की जाती है कि कोई भी व्यक्ति होता है उसके पास में जो कुल मुद्रा है, सपोज उसके पास 100 करोड़ रुपए है। इस 100 करोड़ रुपए में एक तो वो अपने पास में नगद रख सकता है, उसको कुछ प्राप्त नहीं होगा, 100 करोड़ के 100 करोड़ ही रहेंगे। दूसरा, एक व्यक्ति जो इन 100 करोड़ से अतिरिक्त आय प्राप्त करने के लिए इनको बॉन्ड्स में लगा सकता है। जब एक व्यक्ति इनको बॉन्ड में लगाता है तो उस अवस्था के अंदर जो है एक व्यक्ति को जो एक निश्चित ब्याज की दर प्राप्त होती है। तो अगर अधिक ब्याज की दर प्राप्त होगी तो एक व्यक्ति जो है बॉन्ड्स के अंदर ज़्यादा जो है नगद रखेगा, ज़्यादा जो है बॉन्ड्स खरीदेगा। अब ज़्यादा बॉन्ड्स खरीदने का मतलब क्या है कि उसके पास में सट्टा उद्देश्य के लिए जो मुद्रा की मांग है वो कम हो जाएगी, क्योंकि मुद्रा की यहाँ पर मांग की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर नगद है। तो सट्टा उद्देश्य के लिए वो अपने पास में जितने पैसे रख रखे थे उसमें ज़्यादातर जो है सट्टे में लगा देगा, यानी बॉन्ड्स में खरीद लगा देगा। सट्टे का मतलब यहाँ बॉन्ड्स है, तो बॉन्ड्स में लगाएगा तो अपने पास नगद है वो कम रखेगा। अगर ब्याज की दर कम है, ब्याज की दर कम है तो एक व्यक्ति जो है सारा का सारा पैसा या ज़्यादातर पैसा अपने पास नगद रखना पसंद करेगा, बॉन्ड्स में कम लगाएगा। तो उस अवस्था के अंदर ब्याज की दर कम होने पर सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि एक व्यक्ति अपने पास नगद ज़्यादा रखता है। अब जब व्यक्ति लेन देन उद्देश्य के लिए, सावधानी उद्देश्य के लिए मुद्रा अपने पास रख लेता है, उसके बाद में भी उसके पास में कुछ मुद्रा जो बच जाती है और उस बची हुई मुद्रा से वो अतिरिक्त आय प्राप्त करने के लिए उसे निवेश कर देता है, यानी बॉन्ड्स में जो है इन्वेस्टमेंट कर देता है और उसके बदले में जो है ब्याज के रूप में आय प्राप्त करता है। अब सट्टा उद्देश्य के लिए जो मुद्रा की मांग होती है वो ब्याज दर के ऊपर निर्भर करती है। ये हमने डिस्कस कर लिया कि अगर ब्याज दर अधिक होगी तो एक व्यक्ति, जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति अपने पास में 100 करोड़ रुपए सट्टा उद्देश्य के लिए रखे। अब अगर ब्याज की दर अधिक है तो एक व्यक्ति जो है 90 करोड़ रुपए सट्टे में लगा, बॉन्ड्स में लगा देगा। उसके पास में नगद कितना बचा? 10 करोड़। तो 10 करोड़ रुपए जो वो सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग है। अब ब्याज की दर कम हो गई। अब ब्याज की दर कम हो गई क्योंकि एक व्यक्ति बॉन्ड्स के अंदर पैसा लगाता है, तो बॉन्ड्स के अंदर पैसा लगाता है तो उसे जो है वो ट्रांजैक्शन चार्ज देना पड़ता है, या जो दलालों की फीस वगैरह वो देनी पड़ती है। जो वो उसको दोबारा नगद में कन्वर्ट करता है तो फिर से उसको कुछ व्यय करना पड़ता है। तो अगर ब्याज की दर कम है और जो उसके ऊपर फीस या खर्चा है वो ज़्यादा होता है तो उस अवस्था के अंदर एक व्यक्ति जो है कम इन्वेस्टमेंट करता है। अब एक व्यक्ति ने 100 करोड़ रुपए से सट्टे बॉन्ड्स के ऊपर केवल 10 करोड़ रुपए लगाए तो उसके पास में 90 करोड़ रुपए नगद बच गए। तो जब ब्याज की दर कम हुई तो नकदी ज़्यादा बच गई सट्टा उद्देश्य के लिए, यानी सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग बढ़ गई। और जब ब्याज की दर बढ़ी तो सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग कम हो गई। तो इस प्रकार से सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग और ब्याज की दर के अंदर विपरीत संबंध होता है। इसके बाद आता है तरलता जाल, लिक्विडिटी ट्रैप। ये जो है केन्ज के द्वारा दिया गया बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट था। ब्याज की दर और सट्टा उद्देश्य के लिए जो मुद्रा की मांग होती है उसके बीच में ऋणात्मक संबंध होता है। जब एक व्यक्ति बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है तो उसे ब्याज की प्राप्ति होती है और साथ ही उस बॉन्ड को अगर वो दोबारा नकदी में कन्वर्ट करना चाहता है तो उसे कुछ लागत का भी जो है वो लागत भी उठानी पड़ती है, यानी तरलता के जो त्याग की लागत है कि एक व्यक्ति जो जो तरलता को त्यागता है, यानी अपने पास नकदी है उसको बॉन्ड्स में देता है तो उसे जो लागत होती है वो भी उठानी पड़ती है। अतः एक व्यक्ति जब ब्याज में कमी होती चली जाती है तो एक व्यक्ति जो है तब तक निवेश करता जाएगा जब तक कि ब्याज की दर गिरते गिरते बॉन्ड्स को नकदी में बदलने की जो लागत दर है उससे अधिक हो या उसके बराबर हो। जैसे मान लीजिए कि हमें यहाँ पर जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया है और इधर जो कॉस्ट ली है बॉन्ड को दोबारा नकदी में कन्वर्ट करने की। ब्याज की दर 5%, 4%, 3%, 2%। ये जो है नकदी में कन्वर्ट करने की जो कॉस्ट है वो है 2%।
तो अगर ब्याज की दर 5% है और नकदी में कन्वर्ट करने की या बॉन्ड्स के अंदर जो निवेश करने की कॉस्ट है वो 2% है, तो इसको 3% का फायदा एक व्यक्ति इन्वेस्टमेंट करेगा। यहाँ पर भी एक व्यक्ति इन्वेस्टमेंट करेगा, यहाँ पर भी एक व्यक्ति इन्वेस्टमेंट करेगा, यहाँ पर एक व्यक्ति इन्वेस्टमेंट जो वो कर भी सकता और नहीं भी कर सकता। लेकिन अगर ये ब्याज की दर कम होते होते 1% हो जाती है, इसके बॉन्ड्स के ऊपर जो ब्याज है वो 1% होता है और जो इसकी लागत है वो 2% है, तो इस अवस्था के अंदर एक व्यक्ति जरा सा भी इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा और जो सारी की सारी मुद्रा है वो अपने पास नगद रूप में रखेगा। यानी ब्याज की जो न्यूनतम दर होती है उस न्यूनतम दर के ऊपर एक व्यक्ति कोई भी इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहता बॉन्ड्स के अंदर। उस अवस्था के अंदर सट्टा उद्देश्य के लिए जो मुद्रा की मांग होती है वो अनंत होती है, यानी सारी की सारी मुद्रा अपने पास नगद रूप में रखता है, तो उस समय मुद्रा की मांग जो है वो इन्फिनिट होती है। और ये इन्फिनिट जब मांग होती है उसी को जो है केंज ने जो है तरलता जाल का नाम दिया है, लिक्विडिटी ट्रैप का नाम दिया है। तो जब ब्याज दर बॉन्ड्स को नकदी में बदलने की लागत से भी कम हो जाती है, जैसा कि हमने देखा था कि ब्याज दर 1% हो गई, बॉन्ड्स की लागत 2% है, तो उस अवस्था के अंदर एक व्यक्ति जो है अपने पास जो है सारी की सारी नकदी रखना पसंद करता है और बॉन्ड्स में जरा सा भी निवेश नहीं करता। और इस अवस्था के अंदर सट्टा उद्देश्य के लिए जो मुद्रा के मांग वक्र है वो ओ एक्स के समानांतर हो जाता है। और जब जैसे मान लीजिए सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा का मांग वक्र ऐसे है, क्योंकि ब्याज की दर में और उसमें विपरीत संबंध है, तो यहाँ से यहाँ तक ये ओ एक्स के समानांतर हो गया, तो ये जो है लिक्विडिटी ट्रैप यानी तरलता जाल है। तो तरलता जाल वह अवस्था है जिसमें एक न्यूनतम ब्याज की दर पर सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग अनंत होती है। तो 2 नंबर में ये भी आ सकता है कि तरलता जाल किसे कहते हैं। तो तरलता जाल जो है वो अवस्था होती है जिसमें ब्याज की जो है न्यूनतम दर होती है और उस ब्याज की न्यूनतम दर के ऊपर व्यक्ति जो है जरा सा भी बॉन्ड्स में निवेश नहीं करना चाहता और सारा का सारा जो है नगद मुद्रा अपने पास रखना चाहता है। उस अवस्था के अंदर सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग जो वो अनंत हो जाती है। तो आप इसी चीज को डायग्राम के द्वारा देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए ओ एक्स अक्ष के ऊपर हमने जो है क्वांटिटी ऑफ मनी लिया है और ओ वाई के ऊपर हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया है। यहाँ पर हम देखेंगे कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट ये है तो मुद्रा की मांग इतनी की जा रही है, जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हुआ मुद्रा की मांग बढ़ गई, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट और कम हुआ तो मुद्रा की मांग बढ़ जाती है सट्टा उद्देश्य के लिए। और ये जो ओ आर स्टार है, ओ आर स्टार जो है ब्याज की न्यूनतम दर है, इस ब्याज की न्यूनतम दर के ऊपर एक व्यक्ति जरा सा भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता और सारी की सारी जो मुद्रा है अपने पास नगद रूप में रखना चाहता है। तो इसे हम जो है लिक्विडिटी ट्रैप कहते हैं। और ये हमारे पास में जो वक्र है ये जो है मुद्रा का मांग वक्र है और वो कौन सा, सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा का मांग वक्र। तो सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा का मांग वक्र जो है ब्याज दर के साथ में संबंधित दिखाया गया है, जो कि ऋणात्मक ढाल है। ऋणात्मक ढाल इस बात को दिखा रहा है कि मुद्रा का जो मुद्रा की सट्टा उद्देश्य के लिए मांग और ब्याज की दर के अंदर ऋणात्मक संबंध है। अब आप कुल मांग किस प्रकार से निकालते हैं। हमें पता है कि भी मांग जो मुद्रा की मांग है वो 3 प्रकार की मांग से मिलकर के बनी है। कौन कौन सी मांग, लेन देन उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग, सावधानी उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग और सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग। अगर आप इन तीनों मांगों को जोड़ लेते हैं तो हमारे पास में कुल मुद्रा की मांग आ जाएगी। अब हमें पता है कि ये जो है वो 2 प्रकार की जो मांग है, सट्टा उद्देश्य के सावधानी उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग और लेन देन उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग, ये ब्याज जो है आय पर निर्भर करती है और सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग ये ब्याज की दर पर निर्भर करती है। तो हमें जो है ब्याज की दर का निर्धारण करना है, तो हम तीनों चीजों को ब्याज की दर के साथ संबंधित करेंगे। तो जब हम इन दोनों को ब्याज दर के साथ दिखाएंगे, किस किस को, एम टी और एम पी को, तो ये ब्याज की दर के ऊपर निर्भर ही नहीं करते। ऐसे में अगर आप इधर रेट ऑफ इंटरेस्ट ले रहे हैं तो ये मांग वक्र जो है ओ वाई के समानांतर हो जाएगा। तो इसको आप आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए आप, ये जो है एम पी और एम टी दोनों है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट का फलन नहीं है, ब्याज के जो है आय का फलन है। तो जब 2% ब्याज की दर है तो भी ओ एम के बराबर मुद्रा की मांग है, 4% ब्याज है तो भी ओ एम के बराबर मुद्रा की मांग है और 6% ब्याज की दर होने पर भी मुद्रा की मांग ओ एम के बराबर ही है। तो इस प्रकार से ये जो है पहले प्रकार की जो मांग है, पहली प्रकार की मांग कौन सी, आय पर निर्भर मुद्रा की मांग, उसका ब्याज दर के साथ अगर आप संबंध दिखाते हैं तो मांग वक्र जो है वो ओ वाई के समानांतर
होता है। ये हमारा ए पार्ट है। और बी पार्ट के अंदर हम जो है सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग देखते हैं। जैसे ही जब ब्याज की दर 6% है तो उस अवस्था के अंदर सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग शून्य है, क्योंकि इस अवस्था के अंदर व्यक्ति अपने पास जरा से भी नकदी नहीं रखता, बल्कि वो सारा का सारा पैसा जो है वो बॉन्ड्स में लगा देता है। और जब एक व्यक्ति ब्याज की दर कम होकर के 4% हो जाती है तो वो ए के बराबर अपने पास नगद मुद्रा रखता है। और जब ब्याज की दर कम होकर के 2% हो जाती है तो एक व्यक्ति सारा का सारा पैसा अपने पास मुद्रा में, नगद मुद्रा में रखना पसंद करता है। तो ऐसे में ये जो है सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा का मांग वक्र है। अब ये हमारा सावधानी उद्देश्य के लिए और लेन देन के उद्देश्य के लिए मांग वक्र है। अगर आप इसमें ये सट्टा उद्देश्य के लिए मांग वक्र और जोड़ दें तो ये MT प्लस MP प्लस MS, तो ये हमारा जो मांग वक्र है ये वाला यहाँ से यहाँ तक, ये जो हमारे पास में कुल मुद्रा का मांग वक्र है। तो कुल मुद्रा का मांग वक्र जो होता है वो ऋणात्मक होता है, यानी OY से OX की तरफ नीचे की तरफ गिरता हुआ होता है। तो इधर आप कुल मुद्रा की मांग लेते हैं, इधर आप ब्याज दर लेते हैं। ये यहाँ तक जो पार्ट है OX के समानांतर, OY के समानांतर है, ये सावधानी उद्देश्य के लिए और लेन देन उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग को दिखा रहा है, क्योंकि इसका जो ब्याज की दर के साथ कोई संबंध नहीं है, तो ये OY के समानांतर होगा। और इसके बाद इसमें अगर आप ये जोड़ लेते हैं MS, तो हमारे पास में कुल मुद्रा का मांग वक्र आ जाता है। अब मौद्रिक संतुलन या ब्याज दर का निर्धारण। मौद्रिक संतुलन उस बिंदु पर होता है जिस बिंदु के ऊपर मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति एक दूसरे के बराबर होते हैं, और जिस बिंदु पर मुद्रा की मांग और पूर्ति एक दूसरे को काटते हैं उसी बिंदु के ऊपर ब्याज दर का निर्धारण होता है। अब मुद्रा की पूर्ति जो एक बाह्य तत्व है, क्योंकि ये जो है मौद्रिक अधिकारियों के द्वारा तय की जाती है, तो एक निश्चित समय बिंदु के ऊपर मुद्रा की पूर्ति जो होती है वो स्थिर होती है। और मुद्रा की मांग और ब्याज की दर के अंदर ऋणात्मक संबंध होता है। इस प्रकार से ये जो कुल मांग और कुल पूर्ति के द्वारा ब्याज दर का निर्धारण किया जाता है, ब्याज दर के निर्धारण के इस सिद्धांत को तरलता अधिमान सिद्धांत कहते हैं, या लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी यही है। तो अब हम जो है रेखा चित्र के माध्यम से देखते हैं कि किस प्रकार से ब्याज की दर का निर्धारण होता है। OX के ऊपर हमने जो है क्वांटिटी ऑफ मनी लिया है, OY के ऊपर हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया है। ये हमारे पास में OM जो है वो मुद्रा की पूर्ति है, सप्लाई ऑफ मनी है, SM है। सप्लाई ऑफ मनी जो है वो OY के समानांतर है जो कि कांस्टेंट है, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहे कुछ भी हो, सरकार ने जो मुद्रा की पूर्ति निर्धारित कर दी, मुद्रा की पूर्ति वही रहेगी। और ये हमारे पास में जो वो मुद्रा का मांग वक्र है, कुल मुद्रा की मांग जो कि ब्याज की दर के साथ संबंधित दिखाई गई है। तो इसमें मुद्रा की मांग और पूर्ति जो होती है वो E बिंदु पर एक दूसरे को कट करते हैं। तो E बिंदु के ऊपर जो है वो संतुलन है, मौद्रिक संतुलन है, क्योंकि यहाँ पर मुद्रा की मांग और पूर्ति बराबर है। और यहाँ पर जो ब्याज दर का निर्धारण होता है वो OR ब्याज दर का निर्धारण होता है। तो इस प्रकार से लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी, तरलता अधिमान सिद्धांत है, उसके अंदर ब्याज की दर के निर्धारण के लिए हमें दो चीज़ों की जरूरत पड़ती है, एक तो मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति की। तो मुद्रा की पूर्ति जो होती है वो स्थिर होती है, OY के समानांतर होती है। और मुद्रा की मांग जो होती है हमने निकाल ली कि ये जो मुद्रा का जो है मांग वक्र है, और ये मुद्रा का मांग वक्र जहाँ पर मुद्रा के पूर्ति वक्र को इंटरसेक्ट करता है वहाँ पर जो है संतुलन का निर्धारण होगा, और वहीं से जो है ब्याज दर का भी निर्धारण होता है। अब इसके बाद है मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन और ब्याज की दर पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन मौद्रिक अधिकारियों के द्वारा किया जाता है। वो मुद्रा की पूर्ति को बढ़ा भी सकते हैं और मुद्रा की पूर्ति को कम भी कर सकते हैं। मुद्रा की मांग के स्थिर रहने पर अगर मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है तो उससे मुद्रा का जो पूर्ति वक्र है वो दाईं ओर खिसक जाता है, और उसके परिणाम स्वरूप ब्याज की दर है उसमें कमी आती है। इसके विपरीत अगर मुद्रा की पूर्ति उसके कम होने से जो मुद्रा का पूर्ति वक्र वो बाईं ओर खिसक जाता है, और उसकी वजह से ब्याज की दर में वृद्धि होती है। तो मुद्रा की पूर्ति के बढ़ने से ब्याज की दर कम होती है, और मुद्रा की पूर्ति के कम होने से ब्याज की दर में वृद्धि होती है। तो मुद्रा की पूर्ति और ब्याज की दर में विपरीत संबंध होता है। जिस प्रकार से एक वस्तु की पूर्ति जो होती है वो कीमत के साथ में विपरीत रूप से संबंधित होती है, उसी प्रकार से जो मुद्रा की पूर्ति है वो भी ब्याज दर के साथ में ऋणात्मक रूप से संबंधित है। ये हमारे पास में इनिशियल जो है वो डिमांड कर्व है, मुद्रा का पूर्ति मांग वक्र ये है हमारे पास में।
एम डी इज ए फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये मांग वक्र हो गया हमारे पास में, ये पूर्ति वक्र है। और जहाँ पर दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं ई बिंदु के ऊपर, वहाँ पर जो है ब्याज की दर का निर्धारण होता है। अब इसके बाद हम जो है मुद्रा की पूर्ति में चेंज करके देखते हैं। हमारे पास में मुद्रा की पूर्ति जो पहले से कम हो गई, कम होकर के जो है मुद्रा की पूर्ति MS1 हो जाती है। और MS1 होने के कारण जो है मुद्रा का ये जो पूर्ति वक्र है, ये उसी मुद्रा के मांग वक्र को, क्योंकि मुद्रा का मांग वक्र कांस्टेंट है, एक नए बिंदु E1 पर काटता है। तो इससे मुद्रा का पूर्ति वक्र जो है MS1 जो है वो MS के बाईं ओर चला गया है। बाईं ओर जाने का मतलब मुद्रा की पूर्ति कम हो गई है। अब मुद्रा की पूर्ति कम होने के कारण ब्याज की दर जो OR से बढ़कर के OR1 हो जाती है। तो इस प्रकार मुद्रा का पूर्ति वक्र जब मुद्रा में कमी होती है तो बाईं तरफ सरकता है, और बाईं तरफ सरकने की वजह से ब्याज की दर में जो वृद्धि होती है। इसके बाद अगर मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाती है तो मुद्रा की पूर्ति के बढ़ने से मुद्रा का जो पूर्ति वक्र है वो दाईं तरफ सरकेगा, जैसा कि इसके अंदर MS2 के द्वारा दिखाया गया है। और ये जो मुद्रा का पूर्ति वक्र है, ये मुद्रा के मांग वक्र को एक नए बिंदु पर काटता है E2 के ऊपर, और E2 के ऊपर जो ब्याज दर का निर्धारण होता है वो OR2 होता है। और ये जो OR2 है, ये जो ब्याज की दर है वो प्रारंभिक ब्याज की दर OR से कम है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जब कभी भी मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होती है तो ब्याज की दर में कमी होगी, अगर मुद्रा की पूर्ति में कमी होती है तो ब्याज की दर में वृद्धि होती है। तो इस प्रकार मुद्रा की पूर्ति और ब्याज की दर के अंदर ऋणात्मक संबंध होता है। इसके बाद है मुद्रा की मांग में परिवर्तन का ब्याज दर पर प्रभाव। जब मुद्रा की पूर्ति स्थिर रहती है और मुद्रा की मांग में वृद्धि होती है तो मुद्रा की मांग के बढ़ने से ब्याज दर भी बढ़ती है, और मुद्रा की मांग के कम होने से ब्याज दर भी कम होती है। जिस प्रकार से एक वस्तु की जो मांग होती है, अगर वस्तु की मांग बढ़ेगी तो वस्तु की प्राइस भी बढ़ेगा, अगर वस्तु की मांग कम होगी तो वस्तु का जो प्राइस है वो भी कम होता है। तो यहाँ पर जो मांग है वो मुद्रा की हो रही है, तो मुद्रा की जो कीमत है वो है ब्याज की दर। तो जब मुद्रा की मांग बढ़ती है तो ब्याज की दर भी बढ़ेगी, अगर मुद्रा की मांग कम होती है तो ब्याज की दर में भी कमी होती है। अब आप इसी चीज को रेखा चित्र के माध्यम से देखते हैं। ये अपना जो है इनिशियल पूर्ति वक्र है, ये मांग वक्र है, दोनों ई बिंदु पर एक दूसरे को काट रहे हैं और ब्याज की दर का निर्धारण हो रहा है वो OR का निर्धारण हो रहा है। अब इसके बाद जब पूर्ति के अंदर वृद्धि होती है, जब मुद्रा की मांग के अंदर वृद्धि होती है और मुद्रा की मांग जो है वो बढ़ करके MD1 हो जाती है, तो MD1 जो है उसी जो मुद्रा का पूर्ति वक्र है उसको E1 बिंदु पर काटती है। अब यहाँ पर जब E1 बिंदु के ऊपर इसने काटा तो यहाँ से जो ब्याज की दर का निर्धारण हो रहा है वो OR1 हो रहा है। तो इस प्रकार मुद्रा की मांग के बढ़ने पर ब्याज की दर OR से बढ़ करके OR1 हो गई है। इसी प्रकार से मुद्रा की मांग जो है कम हो जाती है, और कम होने के कारण जो मुद्रा का मांग वक्र है वो पूर्ति वक्र को E2 बिंदु पर कट करता है, और E2 बिंदु पर कट करने से ब्याज की दर का जो निर्धारण होता है वो OR2 होता है। तो इस प्रकार से हम यहाँ से देखते हैं कि जब मुद्रा की मांग में वृद्धि हुई तो ब्याज की दर भी बढ़ गई, जब मुद्रा की मांग में कमी हुई तो ब्याज की दर में भी कमी हो गई। और इसके बाद जो OR2 जो ये न्यूनतम ब्याज की दर है, इसके बाद इस ब्याज की दर के ऊपर एक व्यक्ति जो है मुद्रा की मांग अनंत करता है, यानी बॉन्ड्स के अंदर जरा सा भी निवेश नहीं करता। तो ये जो मांग वक्र है मुद्रा का, ये जो है OX के समानांतर हो जाता है। तो जहाँ से OX के समानांतर होता है उससे आगे जो है ये लिक्विडिटी ट्रैप या तरलता जाल कहलाता है। इसके साथ अपना ये टॉपिक समाप्त होता है। धन्यवाद।